नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में एक बार फिर हम लोग दलाल मीडिया कहें, चाहे लिब्रांडू कहें, चाहे वामपंथी कहें, हम बात करने वाले हैं योगेंद्र यादव और आशुतोष की। आशुतोष कभी वो नेता बन जाते हैं, कभी जो है वो फिलोसोफर बन जाते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं और कभी पत्रकार बन जाते हैं। और अलग अलग जो है वो मीडिया चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले आशुतोष को बुलाते भी हैं। क्यों बुलाते हैं वो सबको पता है, क्योंकि उसकी बेइज्जती करवाने में इन लोगों को भी मजा आता है। और आशुतोष का चैनल है सत्य हिंदी। हालत अभी जो है वो उसकी बड़ी खराब है, क्योंकि नाम सत्य हिंदी है लेकिन पूरे दिन भर जो है वो उसके ऊपर झूठ का एक एजेंडा चलता रहता है। तो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, झारखंड का चुनाव परिणाम भी आया। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा थी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र वैसे भी जो है वो आर्थिक राजधानी भारत की है। इसलिए इस महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का असर जो है वो देशव्यापी तौर पे जो है वो बहुत बड़ा है, मुकाबले से अगर हम देखें तो झारखंड। तो ऐसी स्थिति में और फिर सबसे बड़ी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा हमने देखा शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये सभी लोग जो है वो मैदान में थे। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो अपनी अहमियत रखता है। अब आशुतोष की समस्या ये है कि आशुतोष इस वक्त, आप उनके जो है वो ट्विटर हैंडल की, आप जो है वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त जो है वो उनके चल क्या रहा है। तो आशुतोष जो है वो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगाए हुए हैं, क्योंकि वो नेहरू की ऑटोबायोग्राफी स्टडी कर रहे हैं। और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, बड़े दिलचस्प आदमी, रोचक आदमी, या हम कहें कि रंगीले इंसान, तो इसमें कोई ज्यादा बुराई जो है वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब उनका जो है वो नया नया अवतार हुआ है, तो वो कांग्रेस पार्टी को एक एज देने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी सबसे सही है, बाकी सारी पार्टियां गलत है। और फिर उसी कड़ी में जुड़ जाता है हमारा मोहम्मद सलीम, योगेंद्र यादव। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ लोगों ने, अजीत अंजुम हुए, रवीश कुमार हुए, उन्होंने योगेंद्र यादव से दूरी बना ली। तो योगेंद्र यादव ये एक बरसाती मेंढक है, तो जहां पे जब चुनावी बरसात होती है तो ये वहां पर जाकर ट्रटर करने लग जाता है। तो इस बार ये पहुंच गया महाराष्ट्र में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार जो है वो इन लोगों की बात क्यों करता हूं अपने विश्लेषण में। तो मैं आपको यहां पे ये एक छोटी सी बात जरूर क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा कोई इन लोगों से पर्सनल खुंदस नहीं है, ना मैं इनको जानता हूं, ना ये लोग मुझे जानते हैं पर्सनली। लेकिन इनका जो झूठ का जो एजेंडा है उसको एक्सपोज करना चाहिए, इसकी जो है वो जरूरत है। क्योंकि अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये अपना एजेंडा जो है वो चलाते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे ये लोग जो है वो अपने झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, और फिर किस तरीके से मेरी जो है वो एक पूरी कोशिश रहती है कि मैं फैक्ट्स के साथ इनके जो है वो झूठ की काट निकालूं कि आखिर ये एजेंडा क्यों चलाते हैं। और इस वीडियो में भी मैंने वही कोशिश की है। तो इसमें योगेंद्र यादव, आपको पता ही होगा, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब भारत कहां से टूटा और महाराष्ट्र में क्यों टूटा इस वक्त? अब आप सोच के देखिए, जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव था तब ये जो है वो हरियाणा में था, कांग्रेस पार्टी की आंधी आ रही थी, सुनामी आ रही थी, और अब तहसीन पूनावाला ने तो इसको जो है वो जबरदस्त तरीके से न्यूज चैनल के ऊपर मजे लिए हैं, वो अलग बात है। तो योगेंद्र यादव के कपड़े फाड़े गए थे, आपको पता है, जिस तरीके से उनको एक सभा में मंच के ऊपर जो है वो चढ़ने नहीं दिया गया था, बोलने नहीं दिया गया था। और उसके बाद में इसको लग गया था कि अगर महाराष्ट्र में ये कुछ इस तरह का कोई स्टेटमेंट देगा तो हो सकता है कि इसकी धुलाई जो है वो बड़े तरीके से हो जाए, बिना साबुन और बिना पानी के। इसलिए योगेंद्र यादव ज्यादा सुर्खियों में इस चुनाव में नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र में पहुंचा, महाराष्ट्र के लोगों ने स्वागत कर दिया। तो अब कल चुनाव परिणाम आ गया, तो सत्य हिंदी वालों ने बुला लिया योगेंद्र यादव को, क्योंकि इनको लग रहा था कि योगेंद्र यादव वहां घूम रहा है तो कुछ जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो नई चीजें निकाल के देगा। और आप सभी को तो इस वक्त जो है वो पता ही है कि परिणाम आया है
तो इनके चैनलों के ऊपर लगभग आप मान के चलिए 1 महीने तक जो है वो शोक सभाएं चलेगी, विधवा विलाप चलता रहेगा। तो सत्य हिंदी वालों ने भी जो है वो अपनी एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन की जो मौत हुई है उसके ऊपर शोक सभा, और ये लोग विलाप करते हुए नजर आए। और उस वक्त पहुंच गए योगेंद्र यादव, मोहम्मद सलीम। तो सलीम साहब से ये क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन सलीम साहब जो है वो सीधे तौर पे इस बार जो है वो एमवीए को ही कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जितने भी जो पैनलिस्ट थे, 5-6 लोग बैठे हुए थे, और 5-6 लोग जो है वो लगातार ये कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि योगेंद्र यादव कहीं तो ये बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी की है, भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी की है, और एक जगह जाके योगेंद्र यादव ने जो है वो अपने हथियार टेक दिए, या हम कहें कि इन 6 के 6 लोगों ने बोरिया जो होता है ना, बोरी में डाल के सुताई करने वाली, तो योगेंद्र यादव की अच्छी सुताई करी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसमें सुताई जो है वो आशुतोष की भी हो रही है। अब कैसे? तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो मैंने कुछ चीजें निकाली है कि इन लोगों के हिसाब से जब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी, इनका कहना यह था कि 102 सीटों पे चुनाव लड़ी, और सिर्फ जो है वो जब ये वीडियो बना रहे होंगे तो 19 सीटों के आसपास या 12 सीटों के आसपास जो है वो ये ट्रेंड कर रही थी रुझानों में। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया योगेंद्र यादव से। तो योगेंद्र यादव का जवाब ये था कि इस गठबंधन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके अपने आसपास इस गठबंधन को देखती है, दूसरी पार्टियों को साथ लेके नहीं चलती है। तो ये इस तरीके के जो है वो सवाल जवाब इनके चलते हैं। फिर उसके बाद में अडानी का मुद्दा भी आता है, तो अडानी को भी जो है वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अडानी के मामले में मैं एक बात जरूर कह देता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि पैसे का जो है वो उद्योगपति पैसा खर्च करते हैं, तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बिना उद्योगपतियों के साथ के बिना सरकार चल ही नहीं सकती। और अगर ऐसा है तो फिर रेवंत रेड्डी कौन से पकोड़े तल रहे थे दोहा में गौतम अडानी के साथ, और फिर उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 100 करोड़ का एक दान राशि जो है वो चेक के द्वारा गौतम अडानी के हाथों से ली। और फिर गहलोत क्या कर रहे थे, तो फिर उस वक्त जो है वो गुटरगू क्या चल रही थी। लेकिन ये लोग जो है वो बातें छुपा जाते हैं, और उन बातों को जो है वो पर्दे के पीछे रख जाते हैं। और दूसरा, जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते हैं या किसी भी जो है वो फंड जो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों को, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वही जो उद्योगपति है वो टीएमसी को भी देता है, वो कांग्रेस को भी देता है, लेकिन ये उसको भी जो है वो छुपा जाते हैं। और ये जाहिर सी बात है, जिसमें केंद्र में जिसकी सत्ता होगी उस पार्टी को सबसे ज्यादा फंड दिया जाएगा। तो इन लोगों का रोना धोना, और इन लोगों का रोना धोना इसलिए नहीं है कि इनको कांग्रेस पार्टी से कोई बहुत लगाव है या भारतीय जनता पार्टी से उनकी दुश्मनी है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चलती है कि इनको शायद कांग्रेस पार्टी जब ये इस तरीके की बातें करेगी, जो कि कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड रहा है कि वो इनको एक बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, और फिर इनको जो है वो टिकट देके कहीं से चुनाव लड़ाएगी, या फिर इनको जो है वो सीधे ही राज्यसभा भेज देगी। असल बात तो जो है वो इनके दिमाग में यही चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त जो है वो इन लोगों को घास नहीं डाल रही, क्योंकि इनको पता है बीजेपी में तो इनके लिए जगह बची भी नहीं है। और दूसरी पार्टियां, आशुतोष को आम आदमी पार्टी ने लिया था लेकिन लात मार के बाहर कर दिया था, वो एक अलग बात है। और वही पार्टी जो है वो योगेंद्र यादव, तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो अरविंद केजरीवाल से लात खा के भागे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने बोला कि ये बात पचती नहीं है कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार, इन्होंने दो बड़ी टेक्निकल बातें की है कि शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, उनकी सीटें इतनी कम कैसे हो सकती है। अब ये चाणक्य जो है वो किस लहजे में बोलते हैं, उसके पीछे क्या तर्क है, ये तो जो है वो यही जाने। लेकिन मैंने आपको जरूर बताया कि ये चाणक्य नहीं है, ये धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र का अंत कैसे होता है? धृतराष्ट्र का अंत उसके कहें कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो खुद नहीं उसको कोई मार नहीं सकता था। आपने देखा होगा महाभारत में वो भीम का जो पुतला होता है उसको अपने बाजुओं से तोड़ देते हैं, लेकिन उस तोते की जान होती है दुर्योधन में, तो दुर्योधन खत्म हो जाएगा, धृतराष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त इस पूरे महाविकास अघाड़ी का जो दुर्योधन था वो था उद्धव ठाकरे। और इस योगेंद्र यादव ने उसका जिक्र भी किया है कि उद्धव ठाकरे को सीएम का फेस जो है वो प्रोजेक्ट नहीं किया, ये एमवीए की सबसे बड़ी भूल थी।
तो एमवीए तो पहले से ही लड़ रहा था। जब ये भूल थी तो फिर आप बैठ के ये क्यों कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें कैसे आ गई? लेकिन अब आप देखिए, इसमें तर्क में कुतर्क देखिए कि इन लोगों को ये लगता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो इतना नहीं हो सकता, ये अकल्पनीय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। मतलब साफ तौर से ये कहना चाह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब मैं आऊंगा बैलेट पेपर पे, लेकिन दूसरा ये झारखंड में, तो झारखंड की जीत को इनका एनालिसिस देखो, आप विश्लेषण देखिए। ये कहते हैं कि झारखंड में इसलिए जिता दिया ताकि इनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाए। मतलब बेवकूफ़ी की एक हद होती है। और ये कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ। एक देसी कहावत है कि एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है बेवकूफ़, और बेवकूफ़ के घर में एक लड़की पैदा होती है फजीती, इंसल्ट जिसको हम कहते हैं। तो एक दिन फजीती की जो है वो डेथ हो जाती है, जिस तरीके से ये विधवा विलाप कर रहे हैं। तो मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती है, तो उसमें एक बूढ़ी दादी भी आती है। अफसोस चलता है जिस तरीके से ये लोग चला रहे हैं, और उस अफसोस में जो है वो दादी बोलती है उसको, जिसकी हम बात कर रहे हैं बेवकूफ़ की, उसकी पत्नी को, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में वो कहती है भाई रोती क्यों है, क्योंकि ढांढस बंधाना एक गांव में आपने देखा है जिस तरीके से ढांढस बंधाया जाता है। तो वो कहती है कि बेटा रोने से क्या होगा, जब बेवकूफ़ जिंदा है, या हम कहें कि अभी बेवकूफ़ थोड़ी मरा है, फजीती तो मरी है। तो बेवकूफ़ अभी जिंदा है तो फजीती और हो जाएगी, मतलब दूसरी लड़की और हो जाएगी। तो जब दिमाग में बेवकूफ़ी भरी हुई है तो इंसल्ट तो और होती रहेगी। और यही लोग जो है वो हरियाणा में अपनी इंसल्ट करा चुके हैं, महाराष्ट्र में करा चुके हैं, और भी कहीं करा चुके हैं, क्योंकि ये कुतर्क देते हैं। और कुतर्क क्या है कि झारखंड में, और फिर ये कहते हैं कि 149 में से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। तो ये भी अपने आप में एक कुतर्क है। आप उस तरफ देखिए, 50+ सीटें जो है वो 81 में से गठबंधन की एक छोटा राज्य है, जबकि मुकाबले में वो छोटे राज्य में जीतने में ज्यादा जोर आता है। लेकिन इस कुतर्क का ये भूल जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है, तो इनको लगता है कि अब ईवीएम में कुछ गड़बड़ होने वाली है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूं बैलेट पेपर पे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब चुनाव कौन से ईवीएम से होते थे? तब भी तो बैलेट पेपर से ही होते थे। तो उस वक्त के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो है वो 404 सीटें मिली थी। मतलब देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी जो है वो 400 के पार गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, 514 सीटों पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी है, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 30 सीटें जीती थी। और उसके मुकाबले में आज जब ये लोग बैठ के अगर विधवा विलाप करते हैं, तो 244 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी 514 में से 404 सीटें कैसे जीत गई? वो भी तो बैलेट पेपर से था, या फिर उसमें भी जो है वो गड़बड़ी की गई थी। तो उस वक्त देश में जो है वो एक सिंपैथी की लहर चल रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। अब इनके तर्क के हिसाब से अगर हम देखें, तो क्या फिर इंदिरा गांधी की हत्या कांग्रेस ने करवाई थी जीतने के लिए? इनका तर्क तो यही कहता है ना। मैं मेरी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, मैं इनके तर्क की बात कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ करके इतनी सीटें ले आती है, तो इनको जो है वो धरातल पे बटोगे तो कटोगे नहीं दिखता। इन मुसलमानों का जो एक तरफा वोट जा रहा है वो इनको नहीं दिखता, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं दिखता, इनको एमवीए जो झगड़ रहा है वो भी नहीं दिखता, राहुल गांधी कहाँ है वो भी नहीं पता। आज ये अडानी की बात कर रहे हैं, चुनाव में राहुल गांधी जो है वो अडानी को लेकर साइलेंट रहता है, क्योंकि अडानी शरद पवार का दोस्त है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जो है वो लक्ष्मण रेखा लांघ के सोनिया गांधी के बंगले तक पहुंच जाते हैं, मुसलमानों के साथ चले जाते हैं, तो वो सारी चीजें इन लोगों ने जो है वो एक, जिसको कहें कि पर्दे के पीछे ढकने की एक कोशिश की है। और वो कोशिश इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी बचाना है। और क्यों बचाना है? क्योंकि किसी समय में कांग्रेस पार्टी इनकी आंका हुआ करती थी, क्योंकि इनका घर जो है वो उस पार्टी की वजह से चलता था। आज इनकी दुकानें बंद है, वो एक अलग बात है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी, तो इनको एक आशा की किरण दिखती है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो शायद इनके पुराने दिन लौट आएंगे। अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये बाद की बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तर्क और कुतर्क की। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 288 में से अगर मान लीजिए गठबंधन जो है वो 230 सीटें जीत जाता है, तो वहां पे जो है वो ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन 514 में से कांग्रेस पार्टी 404 सीटें जीत जाती है, तब ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने
अपना संवेदना का वोट लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। और इंदिरा गांधी ने फिर इसी तरीके से जो है वो संजय गांधी की हत्या करवाई, ताकि उनको जो है वो ये वोट मिल जाए। इनके हिसाब से जो ये कुतर्क की बात करते हैं, मैं उस कुतर्क की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, तो फिर इतनी पीछे क्यों रह गई? वहां पे भी तो सेटिंग कर सकती थी, पश्चिमी बंगाल का चुनाव भी तो जीत सकती थी। तो पश्चिमी बंगाल पे अगर इनसे कोई पूछते हैं तो फिर इनके मुंह में जो है वो दही जम जाता है। और जब ये बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, तो पश्चिमी बंगाल में जाकर देखिए आप, और एक बार ममता बनर्जी के खिलाफ बोल के देखिए, इन लोगों को उल्टा लटका के जो है वो चमड़ी पे नमक डाल देगी वो। इसलिए ये लोग नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। इसलिए ये लोग जो है वो दिन देर सवेरे जो है वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जरूर करते हैं। और फिर हम आ जाते हैं, जब ये बात करते हैं लोकसभा की, तो इंदिरा गांधी तो केंद्र सरकार में थी, लेकिन उस वक्त राज्यों की अगर स्थिति की अगर हम बात करें, तो राज्यों में जो स्थिति हुई थी उसमें मैंने 2-3 निकाले हैं कि उस वक्त यूपी में 85 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 83 सीट जीत ली थी। आप स्ट्राइक रेट अंदाजा लगाइए कि 85 सीट पे एक पार्टी चुनाव लड़ती है और 83 सीट्स जो है वो उसके पाले में चली जाती है। बिहार में 54 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 48 सीटों पे जीत मिलती है, और हरियाणा में 10 की 10 सीटें मिल जाती है। तब अच्छा, इनको पुलवामा में जो है, अगर पुलवामा में अटैक हो जाता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटों के लिए ऐसा किया होगा। तो फिर तो वो जो मैंने तर्क दिया है कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या करवाई और इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की हत्या करवाई क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, फिर तो ये मेरा जो है वो तर्क जो मैंने बात उठाई है वो फिर सही साबित हो जाती है। तो इसलिए ये लोग वो लोग हैं जिनको एक्सपोज करने की जरूरत है। इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, इनके पास कुतर्कों की एक खान है। और उस खान में राहुल गांधी को इन लोगों ने जिस तरीके से, राहुल गांधी है नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी उतने पप्पू नहीं है, उतने बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये लोग जो है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा हाथ है, ना जो है वो मीडिया का इतना बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी को पप्पू और बेवकूफ और मूर्ख समझने में और उनकी छवि इस तरीके से तैयार करने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि ये वाकई में राहुल गांधी को जो है वो बेवकूफ समझते हैं। और इसी तरीके से उठपटांग जो है वो राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के फेवर में कुतर्क रखते हैं, जो जनता के सामने जो है वो आ जाते हैं और इनका पर्दाफाश हो जाता है। और फिर लोगों को लगता है कि ये राहुल, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके के तर्क देती है, जबकि उसमें ये योगेंद्र यादव हो गए, ये लोग शामिल होते हैं। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा। तो निश्चिंत रहिए, मजे लेते रहिए, इन लोगों के देखते रहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फैक्ट्स पे जरूर जाइएगा। और अफसोस में कुछ लोग अगर हम शामिल हो जाएं इन लोगों के साथ, तो शायद इनका दुख जो है वो कम हो जाएगा। नहीं तो फिर दिल्ली में इनको जो है वो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और फिर अगले साल बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो तब तक इन लोगों का ये अफसोस, विधवा विलाप जो है वो चलता रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।